हेलो 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 नमस्कार सभी को। वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉर्टेड। और ये हमारा सी प्रोग्रामिंग सीरीज का दूसरा लेक्चर है। और आई नो मैं वीडियो डालने में बहुत डिले कर रहा हूँ। ये सेकंड वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट हाँ मैं थोड़ा सा एंगेज हो गया था कुछ नई चीज़ें सीखने में, और ताकि मैं आपको उनको भी आगे सिखा पाऊँ। बट हाँ, ये हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ अब बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे और आगे के लेक्चर्स में ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी आ पाएँ। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में आप अपना सी का फर्स्ट प्रोग्राम डिजाइन करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम आप अपना सी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स पहला प्रोग्राम जो आपका होता है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होता है, इसलिए यस 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 ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा। इसमें आप कुछ इनसाइट्स देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के और कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पे जाएंगे। ज़्यादा तो मैं इसको एलाबोरेटिव नहीं रखूंगा, क्योंकि हम अगले वीडियो से डिटेल में बात करने वाले हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। बट अभी ये सब भारी भारी टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, कुछ इजी टॉपिक्स से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो अब जब सी प्रोग्रामिंग की इतनी बात कर ही ली है, सी के इतने सारे इनसाइट सुन ही लिए हैं, तो अब सी की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, सी का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। आई नो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बट बताना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपसे कोई पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। और अब जब हम इतनी बड़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ कर ही रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम इस पर भी बात करेंगे ही। तो 1972 के पहले जो कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए लैंग्वेज लगती थी, उसको हम बोलते थे BCPL, बेसिक कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में बी लैंग्वेज बोला जाता था। बट 1972 के बाद जब सॉफ्टवेयर कंपनीज और डेवलप होने लगी, तो उनने जो उस समय के डेवलपर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो कि मल्टीटास्किंग हो और मल्टी यूजर हो। मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर भैया, मल्टीटास्किंग मतलब कि एक बार में वो कई सारे काम कर सके और साथ ही साथ उसको एक बार में कई सारे ऑपरेटर्स उसको यूज कर सके, कई सारे यूजर्स उसमें यूज कर सके। तो उस चीज को बनाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उन्होंने ट्राई किया कि एक हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाए। बट जो BCPL लैंग्वेज उससे पहले यूज होती थी, 1972 के पहले यूज होती थी, वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर डिजाइन किया जा सके। बट उस समय के जो डेवलपर्स थे, उनमें से एक डेनिस रिची ने एक चीज सोची कि ऐसा अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे डेनिस रिची साहब ने US की एक अंदर हमारी सी प्रोग्रामिंग की खोज करी, इन्वेंट किया और सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। तो 1972 में हमारी सी प्रोग्रामिंग फाइनली डेवलप करी गई डेनिस रिची के द्वारा, जो कि बेल लैब्स में USA के अंदर हमारी डेवलप हुई थी, और जिसकी बदौलत हमने फिर आगे जाके जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का उन्होंने उस समय सोचा था, वो 1979 में हमारे पास डेवलप होके आया, जिसका नाम था यूनिक्स सॉफ्टवेयर, जो कि पूरा का पूरा सी के ऊपर बेस्ड था। और ये एक बहुत ही अच्छा, उस समय के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा था, जिसके अंदर यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था उस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से। तो ये थोड़ी सी कहानी थी कि सी हमारी डेवलप कैसे की गई, राइट। अब हमारी जो सी प्रोग्रामिंग है, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस मतलब भैया, जनरल पर्पस मतलब कि ये किसी एक सिंपल नीड को बनाने के लिए ही नहीं बनी थी। ये एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई थी जिस जो बहुत ही डाइवर्स एस्पेक्ट में काम कर सके। यानी कि जो आज भी, अब आप ये सोचिए कि आज भी सी प्रोग्रामिंग के ऊपर कई सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन करे जाते हैं। इवन आज भी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आज के विंडोज में भी, उसमें भी कई सारे एलिमेंट सी के रखते हैं। और आज भी बड़े बड़े MNCs के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सी प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स आज भी काम आते हैं। तो सोचिए ये कितनी डाइवर्स लैंग्वेज उस समय बनाई होगी कि वो उसका इंप्लीमेंटेशन आज तक है। इसीलिए सी को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया। इसका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ये जनरल पर्पस में कई सारी जगहों पे जहां पे भी हमको प्रोग्रामिंग करनी होती है, वहां पे इसको हम काम में लेते हैं। तो अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सारा आइडिया ले लिया है। तो अब ये सुनते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का जो कोड है, जो कोड हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो लिखा जाता होगा ना। बट आप तो इतने सालों से कंप्यूटर चला रहे हो, आपको तो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ पे सी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा कुछ लिखा हो। तो आप उसमें लिखोगे कहाँ, सी या कोड को लिखोगे कहाँ पे? तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने कोड्स को लिखते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर नोटपैड होता है,
है ना। तो आप उसके ऊपर कोड लिखते हैं और फिर उसके बाद में टर्मिनल से कराते हैं। बट हम मतलब पर्सनली मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं VS कोड नाम का टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ। आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही डाइवर्स टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ही एडिटर के ऊपर लिख सकते हैं और वो बहुत ही स्मार्ट वे है अपनी कोडिंग करने का। तो आप VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नोटपैड भी होता है, टेक्स्ट एडिटर्स अलग अलग कंपनीज के आते हैं। और पुराने ज़माने में टर्बो सी भी चलता था, जो कि आपको कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली टर्बो सी ही चला रहे होंगे वो लोग। तो आप उन टेक्स्ट एडिटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब ये एक बहुत ही डिटेल्ड वो हो जाएगा कि आप टेक्स्ट एडिटर कैसे इंस्टॉल करें एंड ये वो। तो अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए तो ऑफकोर्स आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं कि येस वी नीड अ वीडियो ऑन हाउ टू इंस्टॉल द टेक्स्ट एडिटर फॉर आर सी प्रोग्रामिंग। तो मैं बिल्कुल 100% आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा VS कोड को इंस्टॉल करने का, उसको सेटअप करने का, जिसके ऊपर आप कोडिंग बाद में कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली कि भैया हमने एडिटर के ऊपर कोड लिख दिया, अब इसके बाद में प्रोसेस कैसे होगी। तो भाई तुम एडिटर पे प्रोग्राम लिखा, उसको हम सेव जब करेंगे तो हम उसको .c एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। भैया ये .c एक्सटेंशन क्या होता है? भाई देखो कोई भी फाइल को जब आप सेव करते हो तो उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा PDF, राइट, PDF बना के भेजो। तो PDF क्या होता है? PDF एक एक्सटेंशन है, एक टाइप है फाइल को स्टोर करने का, राइट। ऐसे ही अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे JPEG होता है, PNG होता है। तो इन टाइप्स के अंदर आप अपनी कोई भी फाइल को बना के उसको स्टोर करते हो। ऐसे ही .c जो एक एक्सटेंशन है, इसके साथ जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हो तो हमारा कंप्यूटर इतना स्मार्ट होता है कि वो समझ जाता है कि ये एक C का प्रोग्राम है। इसलिए जब भी आप एडिटर के ऊपर अपना कोड लिखते हैं तो उसको .c एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। अब जब आपने एक्सटेंशन के साथ सेव कर दी वो फाइल, फिर क्या प्रोसेस होगी? फिर जब आप उसको रन करोगे तो वो ट्रांसलेटर के पास जाएगी। ट्रांसलेटर भैया अभी बात करी थी अपन ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यस, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ना ट्रांसलेटर क्या होता है। तो यस, तो ट्रांसलेटर होता है, वो क्या करता है, फिर उसके फर्दर प्रोसेसिंग में पहले एरर चेक करता है कहीं उसमें एरर तो नहीं है। अब कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में पहले उसको समझा देगा, बाद में एरर बताएगा। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन रहेगी तो वो जहां पे भी एरर दिखेगा वहां पे स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा सा रिकैप ले लिया हमने। अब ट्रांसलेटर क्या काम करेगा? एरर चेकिंग का काम करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। लास्ट वीडियो में हमने सारा डिस्कशन किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। फिर ट्रांसलेटर के बाद में जब ट्रांसलेट हमने कोड को कर दिया, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट यानी भैया उसके ऊपर जो आपने कोड लिखा है उसके ऊपर काम होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये एक जनरल काम होता है आपके कोड लिखने के बाद। अब हम बात करने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सी प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड का, राइट। तो सी के कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। देखिए अब जैसे हमें पता है कि सी जो है वो एक इतनी एडवांस लैंग्वेज नहीं है कि उसको हर चीज़ उसके एल्गोरिदम में पहले ही पता हो। तो हमें इसको हर चीज़ स्पून फीडिंग के थ्रू दी जाती है, ठीक है। इसको हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट। तो अब इसमें इसलिए हम हेडर फाइल्स का इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर सारी हेडर फाइल्स ऑलरेडी प्री एग्जीक्यूटेड में सारी चीज़ें अंदर ही नहीं लोड होती हैं। इसलिए जब भी हम सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखेंगे तो सबसे पहले हमको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि एक हैशटैग लगाने के बाद में, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, हैशटैग के बाद में इंक्लूड लिखना पड़ता है। इंक्लूड से क्या होता है भैया? इंक्लूड से वो फाइल जो है, जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो फाइल ऑलरेडी हमारे कंपाइलर को या हमारे जो ट्रांसलेटर है उनको पता है, वो उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। जो उनको पता है उसको वो इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए हम हैशटैग इंक्लूड हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं stdio.h। stdio.h भैया इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट मतलब भैया इसके अंदर दो मेन फंक्शंस होते हैं जिसको हम printf और scanf बोलते हैं, है ना। इनके बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए इसके बारे में आप चिंता मत करिए। अभी जब हम पहला कोड बनाएंगे तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो stdio.h एक फाइल है, एक लाइब्रेरी फाइल है, जिसके अंदर लाइब्रेरी फाइल मतलब भैया लाइब्रेरी फाइल यानी कि जो कोई भी चीज़ कंटेन करे, राइट। तो उसको हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं अपने हेडर के अंदर। फिर उसके बाद में कोई भी सी प्रोग्रामिंग का जो कोड होगा वॉइड मेन के बिना नहीं चालू होता, इसलिए हम उसको अगली लाइन में लिखते हैं वॉइड मेन। उसके बाद पेरेंथेसिस ऑन एंड ऑफ करते हैं। पेरेंथेसिस मतलब भी नॉर्मल जो आपके ब्रैकेट आप लगाते हैं उसको हम पेरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। उसके बाद में हम करली ब्रेसेस चालू करते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, एक चालू होने पे प्रोग्राम के और एक एंड होने के प्रोग्राम के, उन दोनों करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कंटेंट आएगा उसको आप
हमारा कंटेंट बोलते हैं, उसको हम बॉडी ऑफ द कोड बोलते हैं, जिसके अंदर हम जो भी टास्क लिखेंगे हमारा कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो जो भी टास्क हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे दैट विल बी द बॉडी ऑफ आर कोड, ओके। और यहीं पे हमारा फिर कोड इसके अंदर लिखा हुआ जो है वो एग्जीक्यूट होने लगता है। अब इसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ भाई, शुरू करें। तो आपका फर्स्ट प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए, जनरली प्रोग्राम रखेंगे कि हम कोई भी वैल्यू को पहले प्रिंट करके देखेंगे, राइट। जो हम कहना चाह रहे हैं वो आउटपुट के थ्रू, कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट होने के बाद प्रिंट कैसे होगा, जो हम कहेंगे वो कंपाइलर प्रिंट कैसे करके देगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले #include stdio.h लिखेंगे, ठीक है। हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम void main लगाएंगे और फिर करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे हमारा पहला प्रिंट एफ के बाद पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम फिर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। एंड अगला प्रिंट एफ लिखेंगे कि उसमें भी सेम पैरेंथेसिस, उसके अंदर कर इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू सी लैंग्वेज। और इसके बाद में हम अपना करली ब्रेसेस बंद कर देंगे, राइट। अब बीच में अगर आप ये कोड देख रहे हैं तो इसमें मैंने /n का यूज किया है। /n क्या है भैया? /n को हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। एस्केप सीक्वेंस, पहले एक काम करते हैं, हम इसको रन करते के देखते हैं, ऐसे ही बाद में /n लगाएंगे, ओके। तो अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब हमने /n नहीं लगाया तब वो जो प्रोग्राम है वो एक ही लाइन के अंदर आ गया। बट जब हमने /n लगा दिया तो हमारा जो सेकंड लाइन है उसको उसने, कंपाइलर ने सेकंड लाइन के अंदर लिखा। /n का मतलब होता है न्यू लाइन, और अगर हम /t लगा देते तो उसको हम टैब स्पेस बोलते हैं। जो आप टैब से स्पेसिंग देते हैं ना अपने वर्ड के अंदर, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को अगर आपने यूज किया, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आप चलाने जानते हैं तो आप टैब स्पेसिंग के बारे में जरूर जानते होंगे। तो जो टैब स्पेसिंग अगर हम जनरली डॉक्यूमेंट्स के अंदर देते हैं, उसको अगर हमें अपने कोड के अंदर देना है तो हम /t का यूज करते हैं। और इन दोनों /n और /t को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ऐसे कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, बट ये दो उनके मुख्य प्रकार होते हैं, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने सी का बना लिया है। हाँ भाई, बधाई हो, पहला सी का प्रोग्राम बना लिया। खैर उतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, जस्ट हमने अपना जो टेक्स्ट हम चाह रहे थे उसको हमने सी के ऊपर डिस्प्ले कराया, कंपाइलर के थ्रू हमने अपने आउटपुट में डिस्प्ले करवाया। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, कैन बी सेड। और अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट की, राइट। तो अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसा एलिमेंट होता है एक प्रोग्राम के अंदर जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। जैसे कि अब आपने ए की वैल्यू मान लो असाइन कर दी 5, ठीक है, बट अगली लाइन में आपने a+2 कर दिया, तो जो उसका थर्ड स्टेटमेंट होगा उसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी a+2 में। तो a की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं रही ना, a की वैल्यू पहले 5 थी फिर 7 हो गई, मगर हैं तो दोनों a ही। तो जिस एंटिटी की वैल्यू आपके पूरे प्रोग्राम में चेंज होती जा रही है उसको आप वेरिएबल बोलोगे, राइट। और जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे 5 ही रहेगा, 5 विल बी 5, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो दैट विल बी अ कांस्टेंट, राइट। अब वेरिएबल कांस्टेंट की बात कर लिए। अब डेटा क्या होता है भाई? डेटा क्या हो गया? अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी, जो रफ इंफॉर्मेशन आपने एक कोड के अंदर डाली है, उसको आप क्या बोलोगे? डेटा। कोई भी चीज़ का अगर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? डेटा बोलते हो। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो ना, तो उसको आप डेटा बोलोगे, ठीक है। अब ये डेटा कई प्रकार का होता है, ये एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है जिसको हम अगली वीडियो में हमारी कवर करने वाले हैं, उसको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है दैट विल बी डेडिकेटेड ऑन डेटा टाइप्स, और उसके साथ में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे कि कमेंट्स क्या होती हैं। उसके साथ में वो आप अगली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। और इस वीडियो को हमने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने कंटेंट डाला है, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा डिले हो गया था कंटेंट डालने में, और इसमें हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें कर ली। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला प्रोग्राम सी के अंदर लिखा, एंड आज आपकी ऑफिशियली सी लैंग्वेज के अंदर शुरुआत हुई है। अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल बातें करी थी, बट आज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चालू किया। नेक्स्ट वीडियो से हमारी और भी प्रैक्टिकल बातें चालू हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा, और कुछ ना कुछ इसमें मजा होगा। इसमें फन एलिमेंट आई नो थोड़ा सा पिछली वीडियो से कम है, बट हाँ ठीक है। और अब क्योंकि जब टेक्निकल बातें होती हैं तो हम थोड़ा सा उसको टेक्निकल ही रखेंगे, ताकि उसको थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो ना। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।